नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप शर्मा आपके अपने YouTube चैनल कबीर ग्लोबल स्टडी सेंटर पर एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपकी आगामी परीक्षा लगी हुई है अग्निवीर की, तो इस परीक्षा को देखते हुए हम लोगों ने अग्निवीर का एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि सेट नंबर 1 है, हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान और जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं उससे कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हमने इस सेट में शामिल किया है। तो इस सेट को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा इस बनाए गए प्रश्न और लाए गए प्रश्न को आप उसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे और आपके आने वाली जो परीक्षा है उसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके जिससे। तो देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। इसमें से ऑप्शन आपके दिए गए हैं 62वां संविधान संशोधन, 61वां, 71वां और 44वां। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, 61वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत उम्र जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18। आपसे अगला प्रश्न इसी से बनाया हुआ पूछा जा सकता है कि यह 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, यह 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। किसके समय हुआ था? तो याद रखिएगा, ये हुआ था आपका राजीव गांधी। किसके समय हुआ था? राजीव गांधी के समय में ये हुआ था। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा कि किसके समय में हुआ था या कब हुआ था। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राजीव गांधी के समय हुआ था कब? 1989 में। ठीक है। एक क्वेश्चन और भी याद रखिएगा, आपने नेट के बारे में पढ़ा होगा, इंटरनेट में www वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके जो संस्थापक है टिम बर्नर्स-ली, आपने सुना होगा, टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने क्या किया था, 1989 में ही क्या किया था, इसका प्रस्ताव पेश किया था जो डब्ल्यू होता है। तो इस क्वेश्चन को भी इसके साथ साथ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कह रहा अगला प्रश्न हमारा दिया है, वेतन और भत्तों से संबंधित जानकारी संविधान के किस अनुसूची में है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में जो कुल अनुसूचियां हैं उन सभी अनुसूचियों में से आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आप सभी अनुसूचियों को याद रख डालिएगा और किस अनुसूची में क्या क्या लिखा गया है। फिलहाल आपको मैं एक ट्रिक से माध्यम से बताना चाहता हूँ। वेतन की बात करा तो वेतन या भत्ता किससे रिलेटेड है भाई? पैसा। किससे रिलेटेड होता है? पैसा। देखो, तो पैसा क्या होता है? तो पैसा बच्चे कैसे कहते हैं? पैसा दो, मम्मी पैसा दो, पापा पैसा दो। दो का मतलब याद रख लेना, दो। तो अनुसूची क्या हो जाएगा? दो। याद रखिए, कभी भी जीवन में नहीं भूलेगा आपको, इस चीज को याद रखिएगा। दो यानी अनुसूची दो। दूसरी किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड भाई? वेतन और भत्ता। और वेतन भत्ता होता क्या है? पैसा ही होता है। तो पैसा लोग कैसे मांगते हैं? पैसा दो। ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा, अनुसूची दूसरी में क्या है? वेतन और भत्ते से संबंधित जो जानकारी है उसका उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, कह रहा है राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। फिर वही क्वेश्चन, अनुसूची से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा, जो राज्यसभा सीटों का जो बंटवारा किया गया है वो अनुसूची आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका अनुसूची नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके इस ऑप्शन के अनुसार यानी चौथी अनुसूची में क्या किया गया है? राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में सरकारी लेखा परीक्षा का संवैधानिक पद कौन सा होता है। लेखा परीक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। लेखा परीक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? CAG। क्या कहते हैं भाई? CAG। बहुत सारे बच्चों को CAG का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है, याद रखिएगा, और वो गलत कर देते हैं। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। CAG का होता है कंप्ट्रोलर। कंट्रोलर नहीं होता है, क्या होता है भाई? कंप्ट्रोलर होता है। कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर एडिटर ऑफ, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो ए से हो जाएगा एडिटर, जी से हो जाएगा जनरल और सी से क्या हो जाएगा भाई? कंप्ट्रोलर होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आपसे परीक्षा में अगर कभी पूछ ले कि महालेखा परीक्षक जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा, महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों?
राष्ट्रपति के द्वारा वो किया थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ, अनुच्छेद भी आपसे पूछ सकता है कि इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 148 यानी अनुच्छेद 148 याद रखिएगा। अनुच्छेद 148 में महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका कि संविधान का अनुच्छेद 32 कौन सा अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? संविधान की आत्मा कहा जाता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा था, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस दिया हुआ है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बताइए उपचार कब किया जाता है, याद रखिएगा। ट्रीटमेंट किसी का उपचार कब किया जाता है, याद रखिए जब आदमी के किसी भी मौलिक अधिकारों का शोषण किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट होता है आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है, एक रिट जारी करता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितने प्रकार के उपचार होते हैं यानी कितने प्रकार की रीटें जारी होती हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। सबसे पहला कौन सा, सबसे पहला नंबर होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखिएगा कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला होता है। दूसरा होता है परमादेश। क्या होता है भाई, परमादेश होता है, दूसरा हो जाएगा परमादेश। तीसरा की अगर हम बात करेंगे तो जो तीसरा होता है हमारा वो होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध याद रखिएगा। चौथा आप याद रखिएगा, चौथा जो होता है वो होता है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण चौथा हो गया। और सबसे लास्ट यानी कि पांचवा जो होता है वो होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा क्या होता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की जो रिट होती है ये क्या होता है, अनुच्छेद 32 के तहत जारी होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में आपसे ये भी पूछ सकता है या पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 5 प्रकार की ये रिटें होती हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो है वो साइंस यानी विज्ञान से रिलेटेड है। पूछा गया है त्वरण का यसाई मात्रक क्या होता है। ठीक है, यसाई मात्रक होता है यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के बारे में पूछा गया। यसाई मात्रक क्या होता है, देखिएगा एसआई मात्रक क्या होता है इससे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन और जूल, 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही आसान सा प्रश्न नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस के अनुसार देख लीजिए केवल स्क्वायर की ही समस्या इसमें बच्चों को हो सकती है। इसमें भी सेकंड स्क्वायर है, इसमें सेकंड स्क्वायर नहीं एक में। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आपको पता है ऊर्जा और कार्य, ऊर्जा और कार्य, ऊर्जा और कार्य का अगर एसआई मात्रक पूछे तो क्या बताएंगे आप, तो ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन किसका होता है, याद रखिएगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, बल का न्यूटन होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, याद रखिएगा 5, 6, 7, 8। आपने एक ट्रिक याद रखा होगा, मैं आपको ट्रिक के ही माध्यम से बता देता हूं। ट्रिक है आपका विवगोर, VIB GYOR। 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर होते हैं। ठीक है, याद रखिए BIB GYOR विवगोर होता है, जिसमें 20 का होता है वायलेट और आर का क्या होता है, रेड। याद रखिएगा आर का रेड है, रेड मतलब रंग आपका हो जाएगा लाल। आपका रेड जो होता है ये कौन सा कलर होता है, ये होता है आपका लाल। तो इसमें से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है आपके लिए। वो क्वेश्चन आपका ये है कि जो लाल रंग होती है इसकी क्या खास बात होती है, लाल रंग की खास बात क्या होती है, याद रखिएगा। तो जो लाल रंग होता है उससे पूछ सकता है आपका प्रकीर्णन से संबंधित कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, या फिर आपसे पूछ लेगा जो बैगनी रंग होता है या फिर लाल रंग होता है इसमें से कौन सा रंग
ज्यादा फैलता है और कम होता है। तो जो आपका बैगनी होता है, बैगनी रंग, ये बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है ये बहुत कम होता है, याद रखिएगा। बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है भाई? प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। और लाल रंग का, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, सॉरी, बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे ज्यादा। इस कारण से ये रंग क्या हो जाता है? बैगनी रंग जो होता है ये फैल जाता है। और जो लाल रंग होता है इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए क्या करता है? यह रंग फैलता कम है, फैलता कम है। तो देखिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य क्या होता है? लाल दिखाई देता है, किसके कारण से? प्रकीर्णन के ही कारण से। तो याद रखिएगा इंद्रधनुष में भी आप देखते होंगे जो बैगनी रंग होता है बहुत ज्यादा फैल जाता है, इस कारण से आसमान में जो बैगनी रंग होता है वो कम दिखाई देता है। लेकिन लाल रंग, ये लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने की वजह से, नहीं फैलाव कम होने की वजह से ये हमको दूर से दिखाई देता है। स्टेशन पर देखेंगे आप, रेल की पटरियों पर क्या होते हैं? लाल रंग का प्रयोग, यानी कहीं पे संकेत सूचक के रूप में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग दूर से ज्यादा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग के जो बिंदु होंगे वो बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं जाएंगे, पास पास ही रहेंगे, और पास होने के कारण से इनका फैलाव कम होगा, और जिसका फैलाव कम होगा वो दूर से दिखाई देगा। तो इसका कारण यही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आपका पूछा गया सूर्य के प्रकाश में कितने होते हैं, तो याद आ जाएगा कितना? 7 होते हैं, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है अनाज को पीटकर अलग करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? आसान सा प्रश्न नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो लोग गांव क्षेत्र में रहने वाले हैं, हमारे किसान भाई, हमारे मित्र, हमारे जो होनहार अग्निवीर के जवान हैं भविष्य के, वो ऐसे ही बता सकते हैं कि थ्रेसिंग का काम, गेहूं के समय देखिए क्या करते हैं? थ्रेसर लगा होता है, थ्रेसिंग, थ्रेसर से थ्रेसिंग याद रखिएगा। उसको पीट पीट कर अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। मंथन क्या होता है भाई? जो दही होता है, दही को मथनी से महते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मंथन कहते हैं। देखिए निस्यंदन क्या होता है? तो निस्यंदन में क्या होता है? तरल पदार्थ से, यानी तरल से ठोस को अलग करना, तरल से ठोस को अलग करना क्या कहलाएगा? निस्यंदन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अनाज को पीट कर अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलागी, इसको याद रखिएगा जरूर। पूछा रहा है आपसे ऊर्जा का एसआई मात्रक, अभी हमने जस्ट बताया है कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? जूल होता है। जूल क्या होता है? जूल। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और न्यूटन तो हमने आपका बल का बताया ही। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या कहलाती है? देखिएगा अगर पदार्थों का वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण किसका? अगर पदार्थों का वर्गीकरण किया जाए तो पदार्थों को दो तरह से बांट दिया जाता है। कौन कौन से पदार्थ? ध्यान से देखिएगा। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा भौतिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ? भौतिक। और दूसरा कौन सा होता है? रासायनिक। तो एक आपका भौतिक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रासायनिक। फिलहाल हमारा जो प्रश्न है ये भौतिक से ही रिलेटेड है। तो भौतिक पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं आपको पता है 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। लेकिन जो चौथी अवस्था एक होती है वो होती है प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। और जो पांचवी अवस्था होती है उसको कहा जाता है बोसान कण। क्या कहा जाता है? बोसान कण या गार्ड पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठोस द्रव गैस तो बचपन से पढ़ते चले आए हैं। चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा, इसको विलियम क्रुप्स नाम का एक व्यक्ति है उसके द्वारा पता लगाया गया था। विलियम क्रुप्स ने प्लाज्मा की जो पदार्थ की चौथी अवस्था होगी। और बोसान कण कौन? आइंस्टीन का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन। और जो बोस हैं आपने बोस का नाम सुना होगा, उनका पूरा जो नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था? दो लोगों का नाम, अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस और कौन सा? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया था? बोसान कण के बारे में पता लगाया था, जिसका गार्ड पार्टिकल नाम दे दिया गया है। फिलहाल आपके पूछा गया कि पदार्थ की पांचवी अवस्था, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस सेशन में बहुत सारी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग स्पीड बना के रखिएगा, तो जिससे हमारे जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न है वो कंप्लीट हो सके। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान क्या होगा? पीएच वैल्यू पूछा गया है, 1, 0, 3 और 7। देखिएगा HCl जो होता है, जो सांद्र होता है, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना हो? 1 से कम होता है, यानी अर्थात क्या कह सकते हैं? 0। ऑप्शन नंबर आपका बी
सही हो जाएगा। हमारे पेट में यानी हमारे पेट के अंदर जो पाए जाने वाला जठर रस होता है, याद रखिएगा जठर रस, तो जठर रस का जो पीएच मान होता है वो 1.3 से लेके 3.5 के बीच में होता है, यानी इसका जो पीएच मान होता है, याद रखिएगा। आपने देखा होगा स्केल पे अगर किसी का मान 7 से ज्यादा हो और 7 से कम हो तो आपको किस मान पे रखा जाता है, याद रखिएगा। अगर 7 से कम है, क्या है 7 से कम, इसको 0 मान लीजिए। अगर किसी का मान 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, वो आपका अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय क्या हो जाएगा भाई, वो आपका अम्लीय हो जाएगा। अगर किसी रासायनिक वस्तु का मान 7 से कम है तो आपका अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय और क्षारीय। दोनों सेम सेम बराबर हो जाए, 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो आपका वो हो जाएगा आपका न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगा। तो 0 की बजाय 0 नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं, आप 0 से कम ही होता है, लगभग 0 के आसपास होता है, यानी पॉइंट में होता है, तो एक तो कह नहीं सकते हैं, तो क्या रख लेंगे Cl, इसका पीएच मान, यानी बहुत ज्यादा होता है 0.1। ऑप्शन में या तो गड़बड़ी हो गई होगी यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ का था, आपका ऑप्शन जो दिया गया था इसमें से, तो आपका वो सही था ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन था वो था आपका 0.1, दूसरा वाला ऑप्शन था आपका 0। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 0.1, यानी कि जो अम्लीय होता है HCl का पीएच मान होता है वो 1 से बहुत कम के आसपास होता है, यानी 0.1 के आसपास होता है। तो इस चीज को आप याद कर डालिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है, वो बर्फ से पानी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पानी से बर्फ से जो पानी बनने की प्रक्रिया कहलाती है वो आपका हो जाएगा संघनन। क्या हो जाएगा, संघनन, यानी बर्फ का पिघलना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण क्या हो जाएगा भाई, भाप बनना वाष्पीकरण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन जानते हैं, यानी किसी चीज का ठोस से डायरेक्ट क्या बन जाना, गैस बन जाना। ठोस से डायरेक्ट क्या बन जाना भाई, ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाना, डायरेक्ट क्या कहलाएगा, ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाना आपका कहलाएगा ऊर्ध्वपातन। ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाना डायरेक्ट क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो कह रहा है बर्फ से पानी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संघनन। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है सीएनजी में मुख्यतः कौन सा घटक होता है, सीएनजी में मुख्यतः कौन सा घटक होता है, अर्थात सीएनजी का फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, कंप्रेस्ड, सी से हो जाएगा कंप्रेस्ड, एन से हो जाएगा नेचुरल, जी से हो जाएगा गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है इसमें मुख्य घटक क्या क्या होते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन और हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, आपका मीथेन पाया जाता है, ठीक है, जो कि ईंधन के रूप में काम किया जाता है। याद रखिए इसके रूप में भाई, ईंधन के रूप में काम किया जाता है। गाड़ियों में देखिए लोग सीएनजी गैस डलवाते हैं, गाड़ियां प्रेजेंट में जो आ रही हैं पेट्रोल और सीएनजी दोनों से रिलेटेड होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको आपको बताना है। कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो याद रखिएगा जितने भी छोटे मोटे जीव होते हैं, जैसे चींटी में आप याद रखिएगा लाल चींटी, लाल जो चींटी होती है, लाल चींटी हो गई। आपका जो बर्रा होता है जिसको हम लोग हड्डी कहते हैं गांव में, हड्डी, ठीक है, बर्रा, ठीक है, हड्डी हड्डी कहते हैं उसको, ठीक है, वो हो गया आपका। बिच्छू हो गया आपका, बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू हो गया। और जो छोटे होते हैं दीमक, याद रखिएगा दीमक का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, यानी लाल चींटी हो गया। मधुमक्खी को भी याद रखिएगा, मधुमक्खी, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी, ये सब जितने भी क्या होते हैं, लाल चींटी, बर्रा, बिच्छू, दीमक और मधुमक्खी, इन सभी जीवों के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है फार्मिक एसिड। क्या पाया जाता है भाई, फार्मिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। फार्मिक एसिड, एसिड मीन्स क्या, अम्ल, अम्ल मीन्स क्या होता है, आपको अभी जस्ट हमने बताया था अम्ल, ठीक है। तो अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, याद रखिएगा। तो फार्मिक एसिड इनके अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा। तो पूछ रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वही होता है ये। तो ये क्या इनके अंदर क्यों पाया जाता है, तो नेचर ने, प्रकृति ने इनको ऐसा ही बनाया है, ये अपने शरीर की सुरक्षा के लिए या अन्य चीजों को किसी को उनको नुकसान कोई पहुंचाए तो अपने बचाव में क्या करते हैं, वो डंक मारने का कोशिश करते हैं, ऐसा ही जैसे नेचर ने इनको बनाया है। तो याद रखिए इन सभी जीवों में क्या होता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा इतिहास से संबंधित है। पूछ रहा है भेमबेटका
शैलाश्रय किस राज्य में पाया जाता है? भीमबेटका एक गुफा है, याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, शैल मतलब क्या होता है? शैलाश्रय मतलब शैल मीन्स पत्थर, आश्रय मतलब पत्थर का आश्रय यानी कि गुफा से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा भीमबेटका पहली बात तो ये यूनेस्को की सूची में शामिल है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। याद रखिएगा यूनेस्को में शामिल, सूची में शामिल है ये पहली बात। आपसे पूछा गया राज्य, तो राज्य में इसका आंसर नंबर आपका सही हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा कहां पर ये राज्य, मध्य प्रदेश में आपका ये अवस्थित है भीमबेटका। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है गंगा का उद्गम स्थल पूछा गया है। ठीक है, याद रखिए क्या, गंगा का उद्गम स्थल। तो याद रखिए गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे है भाई? गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री में है। कहाँ से गंगोत्री में? तो उत्तराखंड का जिला है आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई टोटल है कुल 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा कितना है? 2525 किलोमीटर है। कितने राज्यों में बहती है गंगा? याद रखिएगा तो गंगा भारत के कितने राज्यों में? भारत के 5 राज्यों में बहती है। याद रखिएगा सबसे पहले आपका यूके, यूके यानी कि यूके मीन्स क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। दूसरा राज्य आपका हो जाएगा कौन? उत्तराखंड के बाद आपका हो जाएगा यूपी। तीसरा राज्य हो जाएगा बिहार, बीएच बिहार हो जाएगा। तीसरा, चौथा राज्य हो जाएगा आपका कौन सा? चौथा हो जाएगा आपका झारखंड, झारखंड। अब पांचवा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा ये जो गंगा है उत्तर प्रदेश, भारत के 5 राज्यों में क्या होती है? ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के अगर राज्यों में पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश के आपका जो राज्य है कुल, उत्तर प्रदेश राज्य के लगभग कुल 28 जिलों से होकर ये प्रवाहित होती है। इसको भी आप याद कर डालिएगा। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? गंगोत्री। देखिए जब गंगा निकलती है तो गंगा का गंगा नाम नहीं होता है। गंगा का नाम कहाँ पे होता है? गंगा जब भागीरथी से, याद रखिएगा भागीरथी से कहाँ पे? और अलकनंदा, अलकनंदा, इन दोनों का जब संगम हो जाता है, ठीक है, देवप्रयाग में, तभी वो नदी का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। उससे पहले उसे भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अगला देखिएगा, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है आपके लिए। कह रहा हिमालय कौन किस प्रकार का पर्वत है? तो याद रखिएगा हिमालय जो है ये एक प्रकार का युवा पर्वत है, आप कह सकते हैं। किस प्रकार का भाई? हिमालय एक युवा पर्वत है। भले ही तो आपको लग रहा है बहुत पुराना है, लेकिन श्रेणी में आपका युवा आता है, तो हिमालय आपका युवा पर्वत कह सकते हैं। हिमालय आपका नवीन पर्वत की श्रेणी में आता है, तो आप कह सकते हैं हिमालय युवा पर्वत है। हिमालय क्या है? नवीन पर्वत है। इसके साथ साथ आपका वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। किसमें? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वलित पर्वत, याद रखिएगा। ठीक है, युवा का मतलब ये बढ़ते चला जा रहा है, इसकी हाइट बढ़ रही है, इस कारण से इसे आप युवा या फिर नवीन पर्वत की श्रेणी में रख सकते हैं। याद रखिएगा हिमालय जो है। ठीक, तो और बात ये देखिए, अगर आपसे कभी पूछ ले अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, तो बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, या जो बलाक पर्वत की श्रेणी में क्या होते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग अवशिष्ट पर्वतों के नाम से नाम सुना होगा। जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं उन अवशिष्ट पर्वतों में अरावली का नाम सुना होगा। अरावली, अरावली, अरावली जो है आपका ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। ब्लाक पर्वत की अगर बात किया जाए तो सतपुड़ा का आपने नाम सुना होगा। सतपुड़ा, सतपुड़ा एक प्रकार का ब्लाक पर्वत में आता है। इसको याद रखिएगा। फ्यूजियामा का आपने नाम सुना होगा। जापान का एक पर्वत है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, जापान का एक पर्वत है फ्यूजियामा। ये किससे रिलेटेड है? ज्वालामुखी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा तो ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिक्किम। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो उस समय सिक्किम की जो जनसंख्या थी लगभग 6 लाख। कितनी थी? 6 लाख है, याद रखिएगा जनगणना। अभी आपको पता है कि 1 अप्रैल 2026 से आपकी जनगणना चालू है। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। भारत की यह पहली डिजिटल जनगणना है। याद रखिएगा भारत की यह पहली डिजिटल जनगणना है। कौन सी? 2026 में जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी याद कर डालिएगा। फिलहाल मैं आप लोग के लिए जनगणना से रिलेटेड एक वीडियो लेकर जरूर आऊंगा, देखिएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सिक्किम। हाँ, अगर आपसे पूछ ले केंद्र शासित में तो इसको भी याद रखिएगा। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित राज्यों के बारे में याद करें, पूछा जाएगा तो याद रखिएगा लक्षद्वीप। कितना भाई?
लक्षद्वीप लगभग 65 के आसपास, 65,000 के आसपास यहाँ की जनसंख्या रही है, याद रखिएगा। तो केंद्र शासित राज्यों में लक्षद्वीप सही हो जाएगा, और राज्यों की अगर बात करेगा तो आपसे पूछ लेगा कौन सा, सिक्किम। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न दिया है, क्या कह रहा है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के बारे में याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न है जो यूपीपी से लेके यूपीपीसीएस तक के परीक्षाओं में आया हुआ है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, अरावली। भारत की ही नहीं, याद रखिएगा, भारत के साथ साथ ये पूरे विश्व की, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखिएगा, भारत के साथ पूरे विश्व की ये सबसे प्राचीन श्रृंखला है। ठीक है, भारत के साथ साथ पूरे विश्व की प्राचीन श्रृंखलाओं की श्रेणी में आता है अरावली। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है गंगा की लंबाई। अभी हमने जस्ट ही आपको पिछले ही क्लास में पिछले क्वेश्चन के बताया है गंगा के बारे में, जब गंगा नदी का उद्गम बताया उस क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, 25 याद रखिएगा, कितना भाई, 25। एक बार फिर से रिपीट कर डालिएगा, भारत के कितने राज्यों में, भारत के 5 राज्यों में, ठीक है, गंगा नदी ये प्रवाहित होती है, कितने राज्य में, 5 है। लंबाई सबसे ज्यादा किस में, आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि किस राज्य में किलोमीटर, यानी भारत के उन 5 राज्यों में से कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके आंसर हमें बताइए। अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है। आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और घूर्णन करते हुए क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, यानी परिभ्रमण कर रही है। देखिए, एक होता है परिक्रमण, परिक्रमण, और एक होता है परिभ्रमण। तो एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। परिक्रमण का मतलब चारों तरफ चक्कर लगाना, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने को क्या बोलेंगे, परिक्रमण। और अपनी धुरी पर ही घूमना यानी घूर्णन करना क्या कहलाएगा, परिभ्रमण कहलाएगा। तो भ्रमण के बारे में पूछा जा रहा है, परिक्रमण के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति अपनी अक्ष पे जो घूम जा रही है लगभग 29.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये क्या कर रही है, 29.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूर्णन कर रही है पृथ्वी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इससे पूछा जा रहा है कि क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात होते हैं, वर्षा होती है, ज्वार भाटा होते हैं। देखिए, तो घूर्णन से बहुत सारी चीजें, ज्वार भाटा भी होती है, ऋतु परिवर्तन तो नहीं कह सकते, लेकिन दिन रात, इसका जो सटीक आंसर और सही मान लिया जाएगा वो दिन और रात। पृथ्वी के घूर्णन के कारण से दिन और रात होते हैं। इस क्वेश्चन को आप याद कर डालिए। अगला कह रहा, अच्छा सा प्रश्न है, तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। तो तिरंगा फहराने वाली पहली महिला का नाम है ऑप्शन नंबर बी, मैडम भी काजी कामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इन्होंने जर्मनी में सबसे पहला, स्टुअर्ट में जर्मनी में सबसे पहला क्या किया था, तिरंगा फहराया हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, इनको एक उपनाम और दे दिया गया है, उपनाम से इनको जाना जाता है भारतीय, यानी आपसे पूछा जाए कि क्या नाम है तो याद रखिएगा भारतीय क्रांतिकारी, भारतीय क्रांतिकारी की माता। भारतीय क्रांतिकारी की माता के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैडम भी काजी कामा को जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। असहयोग, सहयोग नहीं करना है, आसान सा प्रश्न है, याद रखिएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जाएगा, आजाद हिंद फौज के संस्थापक। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, इसके संस्थापक कौन है। ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और भगत सिंह। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस। बहुत सारे बच्चे सीधा लगा देंगे सुभाष चंद्र बोस में, याद रखिएगा संस्थापक के बारे में पूछा गया। सबसे पहले जो संस्थापक रहे वो रास बिहारी बोस रहे, उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहले से हो जाएगा रास बिहारी बोस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। कौन सा आंदोलन भाई, चौरी चौरा कहाँ पर है, चौरी चौरा आपका गोरखपुर में, GKP गोरखपुर, कहाँ पे भाई, गोरखपुर में। कह रहा है कि किस कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो देखिएगा, गांधी जी बहुत ही सुलझे व्यक्ति रहे, उनके बारे में बहुत सारी लोगों की विचार है, गांधीवादी विचारधारा है, आप पढ़ते हैं।
तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत सारी उपनामों से जाना भी जाता है, बहुत सारी किताबें हैं। तो याद रखिएगा, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। याद रखिएगा कौन सा आंदोलन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। तो चौरी चौरा कांड में होता क्या है, वहां पे क्या होता है, कुछ समुदाय के लोग रहते हैं, यादव जी रहते हैं। कहानी यहाँ ऐसी बताई जाती है कि यादव जी रहते हैं, एक दरोगा वहां का रहता है और कुछ लोगों को मार देता है। मार देने के कारण से यादव जी जो रहते हैं उनका सर फूट जाता है, और फूट जाने के बाद जमीन पे कुछ खून पड़े रहते हैं। तो देखते हैं कि गांव के लोगों में क्या होता है कि खून देने के बाद उनका दिमाग पारा चढ़ जाता है, और बारिश हुई तो वो जो खून था वो काफी तेजी के साथ फैलने लगा, तो जिससे लगा कि बहुत ज्यादा खून है। तो इस कारण से क्या हुआ कि यादव जी हैं तो उनका दिमाग टनका हो जाके सब लोग क्या किए, एक दरोगा था और कांस्टेबल थे 20-25 सब थाने को ही फूंक दिए। याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा अक्सर गांव में ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस कारण से क्या हुआ, गांधी जी कहें कि हम एक ऐसा मूवमेंट चला रहे हैं, आंदोलन शुरू कर रहे हैं और आप लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में क्या हुआ, इसको रोक देना पड़ा, यानी इस आंदोलन को वापस ले लेना पड़ा। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर डालिएगा। अगला प्रश्न आपका जो दिया गया है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में, किसके द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा। याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक के कौन थे, तो ए ओ ह्यूम ने 1885 में इसकी स्थापना की थी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सुभाष चंद्र स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पूछा है। आसान सा प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जो नाम था, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कह रहा है, सरफरोशी की तमन्ना एक कविता किसके द्वारा लिखी गई है। आपसे पूछा गया है सरफरोशी की तमन्ना किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कविता जो है बहुत ही फेमस रही है, ठीक है, और लिखा गया एक ऐसे महापुरुष के द्वारा जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम है भाई, राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको फांसी कहाँ पे दी गई थी, गोरखपुर में। कहाँ पे, गोरखपुर में। और अशफाक उल्लाह खां को कहाँ फांसी दी गई थी, उस समय दिया गया था फैजाबाद में। कहाँ पर भाई, फैजाबाद में। वर्तमान कहाँ पर, अयोध्या कह सकते हैं, वर्तमान अयोध्या में इनको फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है अशफाक उल्लाह खां पार्क कहाँ पर अवस्थित है, इनके नाम से पार्क बन गया है, कहाँ पर, गोरखपुर में एक चिड़ियाघर भी है, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, आज का हमारा अंतिम जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपका कि चंपारण आंदोलन किस राज्य में हुआ था। तो चंपारण जो आंदोलन है, गांधी जी के द्वारा सबसे पहला आंदोलन किया गया 1917 में, याद रखिएगा, वो आपका है बिहार। ठीक है, कहां पर, बिहार में ये आंदोलन किया गया था। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, आज जो ये हमारे पास 30 प्रश्न थे, अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए और इस क्वेश्चन को आप देखे, समझे, पढ़े, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, इसको आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीजों को या फिर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो ऐसे ही कुछ सेटों के साथ फिर अगले सेशन में मिलते हैं। नमस्कार।